Welcome to the channel. So, this is another video in the judiciary video series in which we are covering the Constitution of India. So, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, this is one of the most important and crucial chapter of this Constitution itself. So, now we are going to start with the chapter third of the Constitution, that is fundamental rights, which is there from Article 12 to Article 35. सो इसको हम बहुत ही डीपली समझेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक राइट इंपॉर्टेंट है, एक एक केस लॉ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप इसको शुरू से आखिर तक देखोगे ताकि आपको एक एक करके सारी राइट्स समझ में आए। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी कवरिंग आर्टिकल 12। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है दैट इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्सप्रेसली कहीं डिफाइंड नहीं है, हालांकि ऑलमोस्ट हर जजमेंट में जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, अब कोशिश की जाती है फंडामेंटल राइट्स को वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन देने की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनग्रेव्ड हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 में हो, राइट टू इक्वेलिटी हो, चाहे तो वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, चाहे वो कोई सी भी राइट हो, तो ये हमारे फोर फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, संविधान जब बन रहा था, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के इन राइट्स को चुना था और हमारे संविधान में रखा था। इसके पीछे का मोटिव क्या था कि ये इंसानी जीवन के लिए बहुत ही एसेंशियल राइट्स हैं। दीज आर सम राइट्स विच अ पर्सन बॉर्न विद। ठीक है, इंसान इन अधिकारों के साथ पैदा होता है, जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हुआ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हुआ, राइट टू हैव रिलीजियस राइट्स जो हमारे उसमें मेंशन है, फ्रीडम टू रिलीजन जो मेंशन है। तो ये बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान इसको साथ में लेके पैदा होता है। ठीक है, और ये राइट्स इंश्योर करती हैं उसकी फ्रीडम को, इक्वालिटी को और डिग्निटी को, विच इज द कोर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगी वहां पर इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें कोर वैल्यूज रखती हैं। ठीक है, प्लस दे ऑल्सो फॉर्म द बेड रॉक ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल 14, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जहाँ कानून का राज होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी कमजोर है या ताकतवर है, उससे फर्क नहीं है। अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो दोनों को उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। ठीक है, अगर जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहां पर जंगल राज होता है। कि जंगल राज का क्या नियम होता है कि माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है, शरीर है या किसी भी प्रकार की ताकत है, तो वो सही है। बट रूल ऑफ लॉ इसका अपोजिट होता है। आपके पास ताकत हो या आपके पास ताकत नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट आपके साथ खड़ी है। अगर सामने वाला वो कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पैसे वाला हो या कितना ही पावरफुल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने किसी पुअर आदमी के साथ भी कोई गलती की है या कोई ऑफेंस क्रिएट कमिट किया है, तो उसको वही सजा मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ क्या करता है? रूल ऑफ लॉ एक बैलेंस क्रिएट करता है ना, और एक प्रोटेक्शन देता है पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन को, जिससे कि जो रिच है वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। सो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी। बाकी ये मैंने बता ही दिया फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंसान के फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यूज चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत ही ज्यादा बेसिक वैल्यूज हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ बहुत बेसिक वैल्यू है ना, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही बेसिक वैल्यूज हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करी गई हैं, जो हमारे लोग इंजॉय कर सके, है ना। और बहुत ही कैलकुलेटेडली उनको रखा गया है ताकि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को बचाया जा सके, और ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनैलिटी है उनका फुलेस्ट एक्सटेंट तक
डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जब हमारे पास ये राइट्स होंगी तभी हमारे पास अच्छी सोचने की क्षमता होगी। राइट टू एजुकेशन होगी तो पढ़ाई की हम पढ़ेंगे, पढ़ने से रैशनैलिटी डेवलप होगी, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे, दूसरों के प्रति भावनाशील हो पाएंगे, है ना, इमोशनल हो पाएंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मिनिमम वैल्यूज है दैट इज that every human being should have, which is enshrined in the constitution as fundamental rights. I hope ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। So we will move on. So firstly, we are going to discuss the origin and development of fundamental rights. कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, कैसे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, और जितनी भी चीजें यहाँ पर हाईलाइट हो रखी हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि हम जब पीवाईक्यूज को गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन दी पीवाईक्यूज। सो सबसे पहले पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 12 to 35। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट इट इज इंस्पायर्ड, ये कई सारे एक्ट से इंस्पायर्ड है, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1791 में ये फॉर्म हुआ था। इनके सारे ईयर आपको याद रखने हैं बिकॉज ये पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यूज में। तो ये जो भी चीजें हैं, एक एक चीज जहां पर जो भी मेंशन है उसमें कोई भी फालतू चीज नहीं है, है ना, सारी की सारी चीजें वो हैं जो पीवाईक्यूज में आ चुकी हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का ये जो चार्टर है पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक, ये बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया है और कुछ आइडियल्स उठाए गए हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से, यूडीएचआर से। यूडीएचआर एक चार्टर है, उसमें भी कई सारी राइट्स मेंशन है ह्यूमन राइट्स के नाम से। तो उसमें से जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, इस तरह की कई सारी राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं वो वहां से उठाई गई हैं कुछ। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है और हमारी फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें कई सारी सिविल राइट्स है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा इज अ डॉक्यूमेंट विच इज देयर इन 1215। इसका ईयर याद रखना, ईयर भी मैग्ना कार्टा का पूछा गया है। दिस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मेजर डॉक्यूमेंट, वो पहला मेजर रिटन डॉक्यूमेंट था, है ना। और ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का था, जिसमें पहली बार रिटन तौर पे राइट, जो राजा की राइट्स थी, जो पावर्स थी, उनको कर्टेल डाउन किया गया था और कुछ बेसिक राइट्स जो थी वो इंग्लिश नोबल्स को दी गई थी। इंग्लिश नोबल्स मतलब जैसे कि किसी भी राजा के उसमें कोर्ट में जो भी नोबल्स हुआ करते थे, जो भी जैसे कि अकबर के कोर्ट में थे तानसेन, राजा तानसेन, राजा बीरबल, तो इस तरीके से उनको नोबल्स कहते हैं। तो ऐसी इंग्लिश कोर्ट में जो उस टाइम के इंग्लिश नोबल्स थे उनको कुछ बेसिक राइट्स दी गई थी और राजा की, जो किंग की, उसकी पावर को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया था मैग्ना कार्टा के द्वारा। मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, पहला एक्सप्रेसली रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको हम पहला मेजर डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं, कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स जैसी चीज का मेंशन था। ठीक है, तो आई होप मैग्ना कार्टा आपको समझ में आ गया होगा। इसका ईयर याद रखना, ये पूछा जा चुका है ना। फिर देन यूनाइटेड बिल ऑफ राइट्स की हमने बात करी लिए 1791 में। एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल ये डॉक्यूमेंट है जिसने गारंटी दी थी इंडिविजुअल राइट्स की, है ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड जब स्टैब्लिश हो रही थी और अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस तरीके की चीजें हो रही थी, सारे देश इंडिपेंडेंस पा रहे थे, तो इंडिपेंडेंस पाने के बाद डेमोक्रेटिक कंट्रीज जब बन रही थी, तो देयर वाज अ नीड सॉट दैट वी शुड ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो हमें अच्छे से रिटन फॉर्म में एक्सप्रेसली जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं उस देश के, उनको कुछ राइट दे जो कि फंडामेंटल राइट हो, जिनको कोई भी ना छीन पाए, नॉट द स्टेट इटसेल्फ। तो दीज आर सम राइट्स विच पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट पावर। पावर ऑफ द स्टेट पे रेस्ट्रिक्शन की जाती है, राज्य की जो पावर्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन की जाती है कि कुछ चीजें उनको अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करानी ही है, जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं
और अगर वो किसी प्रकार से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो फिर उसको लीगली कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, फिर 91 बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, इन सब के ईयर आप एक बार जरूर याद कर लेना, इन सबको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनके ईयर से भी पीवाईक्यूज में सवाल पूछे गए हैं। वो जब हम पीवाईक्यूज को गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो विद दिस बीइंग सेड, आई विल मूव ऑन। Some of the key features of the fundamental rights are mentioned here. हम डिटेल में भी समझेंगे जब हम इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स के की फीचर्स को हम समझ लेते हैं। और ये सारे के सारे की फीचर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे की फीचर्स पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, है ना। सबसे पहले तो जस्टिसिएबल होते हैं, बिकॉज जस्टिसिएबल का मतलब क्या हो गया, दे कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमारे पास आर्टिकल 32 है टू द सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 है फॉर द हाई कोर्ट। जब हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट को किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन आता है, या स्टेट उसको कर्टेल डाउन करने की कोशिश करती है इलीगली, तो हम उसको एनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर किसी भी प्रकार का कर्टेलमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, और कोई भी आपकी राइट टू इक्वालिटी का हनन कर रहा है किसी भी बेसिस पे, जो कि वहां पर मेंशन है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इस तरीके की किसी भी वजह से अगर कोई उसको कर्टल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम उसको एनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, कि ये सारी की सारी एनफोर्सेबल तभी होती हैं जब स्टेट उसको कर्टेल डाउन करता है। अब स्टेट क्या होता है, ये हम इस वीडियो में बहुत डीपली समझेंगे, बट आगे, ठीक है। तो अभी ये समझ लीजिए कि ये एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। देन प्राइमरीली नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होती हैं। ये प्राइमरीली नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है क्योंकि ये मोस्टली केसेस में स्टेट को इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है उनको एनक्रोच करने से रोकती हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। तो ये सारी पॉजिटिव राइट्स हैं, है ना। लेकिन ये ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती हैं स्टेट के ऊपर, नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं। पॉजिटिव राइट्स हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करती हैं। जब भी स्टेट उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, उनको कर्टेल डाउन करने की कोशिश करेगा, उनको एनक्रोच करने की कोशिश करेगा, है ना, तभी इंडिविजुअल जो है वो जस्टिस से मतलब अपनी राइट को एनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। तो ये प्राइमरीली नेगेटिव ऑब्लिगेशन होती है ऑन दी स्टेट, नॉट एब्सोल्यूट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, आर्टिकल 19(1) पढ़ेंगे, देयर इज ऑल्सो वन आर्टिकल विच इज 19(2), जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, है ना। तो सारी की सारी जितनी भी राइट्स हैं वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना किसी पॉइंट पर उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, बिकॉज एब्सोल्यूट राइट अगर दे दी जाएगी तो ये भी बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए ठीक चीज नहीं है। तो दे आर रेस्ट्रिक्शंस, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, चौथा पॉइंट है जो मैंने पहले भी अभी बता दिया, कि मोस्टली दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। ये सारी की सारी राइट तभी एनफोर्सेबल हैं, ओनली अगेंस्ट द स्टेट एनफोर्सेबल है, ठीक है। प्राइवेट एंटिटीज के अगेंस्ट एनफोर्सेबल ये राइट्स नहीं है, प्राइवेट एंटिटीज को इनसे बाहर रखा गया है। अब स्टेट क्या होती है, कुछ केसेस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी ये लागू होती हैं, या प्राइवेट एंटिटीज पे भी ये लागू होती हैं। वो हम केसेस पढ़ लेंगे, बहुत चंद एक्सेप्शन है उसकी, और बहुत चंद राइट्स हैं, but mostly they are against enforceable against the state when state take any action which is against the fundamental right। तो सब एंटिटीज के अगेंस्ट नहीं है ये, एनफोर्सेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो कि स्टेट में फॉल करते हैं, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। सस्पेंशन ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाती हैं। हमारे पास एक आर्टिकल है आर्टिकल 359, जिसके अकॉर्डिंग सारी की सारी राइट्स सस्पेंड हो जाती हैं विद एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना। और डबल जियोपार्डी और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम जब इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन बेसिकली आर्टिकल 21 इज देयर एंड 20 इज देयर। 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
तो सारी की सारी राइट्स जितनी भी मेंशन है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल राइट्स हो, तो सारी की सारी जो है सस्पेंड हो जाती हैं व्हेन देयर इज एन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सारी सस्पेंड हो जाती हैं। आर्टिकल 359 इससे डील करता है। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना। अब इनके पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या है? तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, that is to protect individual freedom and liberties from the arbitrary action of the state। अब आर्बिट्री एक्शन क्या होता है? आर्बिट्री एक्शन उसको कहते हैं, वैसे तो हम इसको जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे इस टर्म को डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। आर्बिट्री का मतलब होता है अराजक, मतलब ऐसी चीज जो कि रीजनेबल ना हो, है ना, जिसके पीछे कोई रैशनल थिंकिंग या रैशनल बैकिंग ना हो, जो कि ऐसी मनमानी वाला एक्शन। तो अगर कोई भी स्टेट अपनी मनमानी करने की कोशिश करती है बिना किसी रैशनैलिटी के, बिना किसी रीजन के, ठोस रीजन के, और वो आपकी राइट्स को कर्टल डाउन करने की कोशिश करती है, तो फंडामेंटल राइट्स आती हैं आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि किसी भी आर्बिट्री एक्शन से, है ना। सेकंड तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मैंने बता ही दिया है कि जंगल राज का जो अपोजिट होता है उसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कि जहां पर अमीर गरीब, पावरफुल कम पावरफुल, दोनों में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता। गलती करेंगे तो सब लायबिल होंगे और सबके पास राइट्स होगी। तो अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए ये इसका पर्पस है फंडामेंटल राइट्स का। लास्ट, क्रिएट कंडीशन नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सो विद दिस वी विल बी मूविंग ऑन। सम ऑफ द important judicial observations regarding the fundamental right नेचर इज ऑल्सो गिवन। तो ये दोनों की दोनों जजमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम नागराजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया that the constitution has confirmed the existence of fundamental rights and given them protection, individual possesses certain basic rights independently of any constitution by reason of fact that they are human। तो ये बात एम नागराजा में बोला गया था कि इंसान के लिए कोई भेदभाव नहीं है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, बेसिक राइट्स देता है, प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को। तो और यहाँ पर एक बात गौर करने के लिए वाली ये है दैट बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ह्यूमन। तो ये चीज हमारी आर्टिकल 21 में दिखती है, राइट टू लाइफ में। हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो राइट टू लाइफ है वो सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर लागू नहीं होता, दैट इज ऑल्सो ऑन एनी ह्यूमन बीइंग विच इज प्रेजेंट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में अगर कोई फॉरेनर भी आता है तो उसके पास भी राइट टू लाइफ है, जिससे ये चीज हमारी क्लियर होती है। दूसरी जजमेंट फंडामेंट सिद्धाराम सतलिंगप्पा मात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यूज चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। Their purpose is to preserve certain basic human rights against state interference and political instability। तो ये बात इसमें बोली गई है। आई होप ये ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी पीवाईक्यूज में पूछी गई है। सो वी विल मूव ऑन। देयर इज दिस चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कई सारे क्वेश्चन तो इसी से बन जाएंगे। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में कवर्ड है, विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। यानी कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, टाइटल्स आर्टिकल 18 में है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की ये बात करती है कि सभी लोग बराबर है। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम राइट टू इक्वालिटी को पढ़ेंगे। देन कम्स राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमारे पास कई सारी फ्रीडम्स मेंशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राइमरी है उसमें, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, रेजिडेंस, प्रोफेशन, है ना। तो ये सारी की सारी फ्रीडम्स मेंशन है। फिर आर्टिकल 20, 21 और 22 में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम्स हमारे पास प्रोटेक्शन है। राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है ना। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन है कि अगर हमारा कन्विक्शन भी होना है तो किस प्रकार से होना है। डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इस तरीके की चीजें। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमारे पास है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और फोर्स्ड लेबर है, और फिर चाइल्ड लेबर की बात है कि चाइल्ड लेबर बैन है, और उसमें पूरी की पूरी एक लाइनेज दे रखी है कि कितनी उम्र से पहले हम लेबर नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स्ड लेबर को, है ना। फोर्स्ड लेबर हिंदी में शायद उसको ये बोलते हैं कि बंधुआ मजदूर, है ना, कि बहुत टाइम से लेबर और वेजेस अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहे हैं, एक तरीके के स्लेव बना रखा है, तो उससे आजादी देता है। उसके बाद हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस रिलीजन, है ना, रिलीजियस मैटर्स को कैसे, अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा, टैक्सेस नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मेंशन है। देन देयर इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, जिसमें उनको अपनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का और मैनेज करने के राइट दे रखे हैं, है ना। लिंग्विस्टिक बेसिस पे चीजों को, कल्चरल राइट्स को मैनेज करने के राइट्स दे रखे हैं। एंड राइट में लास्ट में हमारे पास है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच इज direct approach to Supreme Court if any of the above mentioned right is violated by the state action. सो आई होप इसको आपको मैंने एक सरसरी व्यू दे दिया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, बाकी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। सो दिस इज द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइन स्टेट। एक चीज हम बहुत स्टार्टिंग में ही समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, that for the purpose of enforcing fundamental rights under Article 12, the term state is defined। ठीक है, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर आपकी राइट टू एजुकेशन हो, या फिर आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, या फिर कोई सी भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, that is only available against the state mostly। कुछ exceptions है ना, कुछ एक्सेप्शन जरूर है, जिसमें वो प्राइवेट के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल है, जैसे कि राइट टू लाइफ हुआ, या फिर और भी कई सारी, जैसे कि किसी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट हम बोल रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुई। तो इस तरीके से कई छूट हैं, बेसिक एक्सेप्शंस हैं, बट मेजोरिटी, ऐसे मान लीजिए 90% ऑफ देम are enforceable only and only against state। स्टेट क्या है, मतलब प्राइवेट एंटिटीज के लिए ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल नहीं है। तो प्राइवेट एंटिटीज चाहें तो इनको थोड़ा सा कम बढ़ती करके रूल्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगेंस्ट में ही बना ले, है ना। जैसे कि अनटचेबिलिटी है और आपका टाइटल है, तो ये अबॉलिश है, तो ये सभी के लिए अबॉलिश है। अब अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर सकता है, नो, इट इज नॉट अलाउड। सो फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, बट मेजरली जो उनकी एनफोर्सेबिलिटी है, जो कर्टल डाउन करेगी, वो स्टेट होनी चाहिए। कोई सी भी फंडामेंटल राइट को कर्टल डाउन करेगा तो वो स्टेट होना चाहिए, और उसी के अगेंस्ट वो एनफोर्सेबल है। तो मोटी मोटी चीज है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या एंटिटीज विच आर मेड बाय गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट ही एनफोर्सेबल है। अब उसमें से 4 अथॉरिटीज मेंशन है, जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। तो इनके अगेंस्ट अगर ये कोई कानून बनाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, तो इनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स अगर वो श्रिंक होती हैं या फिर एनक्रोच होती हैं, तो उनको उसके उनके अगेंस्ट एनफोर्स कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके। ठीक है, दूसरी है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। तो सारी स्टेट की लेजिस्लेचर भी कवर कर लिए, जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज ही होती हैं। ऑल लोकल अथॉरिटीज। अब क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है, जब हम ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज की बात करते हैं। अब चूंकि ये अदर अथॉरिटीज जो है ये डिफाइंड नहीं है, तो ये डिफाइन की गई हैं, बात को कई टेस्ट होल्ड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज जहां पर भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इंटरप्रिटेशन देता है। कई बार वो नैरो होती है, कई बार फिर उसको वाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग जैसे जैसे सोच डेवलप होती रहती है, तो हर ऑर्गन की सोच, हर इंसान की सोच डेवलप होती है, तो उस हिसाब से उसका दायरा बढ़ाया जाता है। तो मेजोरिटी 1 और 2 और 3 तो ऑलमोस्ट
क्लियर है, ठीक है, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके द्वारा बनाई गई अथॉरिटीज आती हैं, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत आती हैं, तो इन्हीं के ऊपर ये मोटे मोटे तौर पे सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं। उसके अलावा जो अदर अथॉरिटीज आती हैं, अब इस पे वाद विवाद होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे डिसीजंस में सॉल्व किया है। अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब उनमें से एक जजमेंट है, जिसमें ये बोला गया है कि अदर अथॉरिटीज की जो इंटरप्रिटेशन है उसको ब्रॉडन किया गया है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू, जिसमें बहुत सी ऐसी बॉडीज को भी इंक्लूड किया गया है जो कि ना ही गवर्नमेंट की हैं, बट गवर्नमेंट की ना होने के बाद भी उनके पब्लिक फंक्शंस हैं और सब्सटेंशियल स्टेट फंडिंग है। तो ये सारे के सारे टेस्ट हम विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात जो समझने की थी वो ये थी कि ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी की सारी एनफोर्सेबल है अगेंस्ट स्टेट विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 12। तो प्राइवेट एंटिटीज पे ये एनफोर्सेबल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड यानी कि 10% के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिन केसेस पे ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटिटीज पे भी लगती हैं। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, ये फंडामेंटल राइट तभी एनफोर्सेबल हैं जब स्टेट कोई ऐसा काम करे जिससे एनक्रोचमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हो, तो ही आप इनको एनफोर्स करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते अगर कोई प्राइवेट एंटिटी करती है। विद some exceptions are only there. So with this we will move on. तो यहाँ पर वही लिस्ट थोड़ी एग्जॉस्टिवली दे रखी है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, फिर जो कि स्टेट हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमने यहाँ पर लिस्ट दी है ताकि आप समझ सकें। लेकिन हम इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं कि ये स्टेट में गवर्नमेंट ही ऑर्गन्स को क्यों कंसीडर किया गया है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, प्राइवेट एंटिटीज को क्यों नहीं करा गया। तो सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं या गवर्नमेंट बॉडीज होती है, उनके पास लार्ज स्केल पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है, पनिश करने की भी पावर होती है, अलग अलग तरीके की और भी पावर होती है, वो एक सोसाइटी को पूरी तरीके से संभालने की बहुत ज्यादा पावर गवर्नमेंट के पास होती है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स ऐसी राइट्स रखी गई जो गवर्नमेंट के खिलाफ ही एनफोर्सेबल होंगी। प्राइवेट इंडिविजुअल के पास उतनी पावर नहीं होती है, और इसीलिए उनको टैकल करने के लिए सीधा संविधान में फंडामेंटल राइट्स रखने की जरूरत भी नहीं थी। उनके लिए हमारे पास लॉज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने कोई किताब लिखी और गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन हो गया। तो आप कोर्ट सीधा अप्रोच करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल, तो इसीलिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिशर के पास जाते हैं और वो आपको किताब छापने से मना कर देता है, तो उसने मना कर दिया तो इतना बड़ा आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप किसी और प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी जा सकते हैं, या फिर आप अगर किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में हैं उसके साथ, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ के तहत उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो इतनी बड़ी चीज नहीं होगी कि डायरेक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई राइट दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स उतने पावरफुल नहीं माने जाते हैं जितनी गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं। ये इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेजरली जो पावर, जो फंडामेंटल राइट्स की पावर है, वो गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए हमारे पास होती हैं, है ना। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए हमारे पास लॉज होते हैं। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन करती हैं, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, या फिर कंपनी लॉ है। तो काफी सारे लॉज होते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज नहीं होती है। हालांकि जब आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो एज अ समाज, एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ समाज भी आपके ऊपर गलत होता है। तो इसीलिए उसको करेक्ट करने के लिए बड़ी मशीनरी चाहिए थी। तो इसीलिए हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एंश्राइंड इन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये राइट्स रखी, ताकि आप जब भी स्टेट, जो कि एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, आपके खिलाफ कुछ एनक्रोच करने की कोशिश करे, तो आप उनको एनफोर्स करा सकें। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब हम गवर्नमेंट एंटिटीज को समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट
दोनों के लेजिस्लेचर कवर हैं, ठीक है। इन एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करती है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन को इंक्लूड करती है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं हमारे? एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नर, है ना, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम। तो ये एग्जीक्यूटिव को कवर करती है। उन्होंने अगर कोई ऐसा एक्शन लिया है, कोई ऐसा कानून बनाया है जो आपकी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेम इज द केस विद लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 331 में जनरल क्लॉजेस एक्ट के डिफाइंड है 1897। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में आ चुका है। दैट लोकल अथॉरिटी मींस म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर लोकल अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल में हो या लीगली गवर्नमेंट ने बनाई हो। तो हमें पता है कि पंचायत और आपकी म्यूनिसिपैलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन है, शेड्यूल में मेंशन है, उनकी फॉर्मेशन मेंशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं, है ना। इसके अलावा भी कोई अगर ऐसी लोकल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू बन रही है या फिर गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का इंटरेस्टमेंट है, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर लोकल अथॉरिटी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख के हैं: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद, ट्रस्ट, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स एंड विलेज पंचायत। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करके बड़ा छोटा करती रहती है और एक्ट के थ्रू भी ये लिस्ट बढ़ती रहती है। तो ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट एंटिटीज इसमें कवर है। सो नाउ दैट आवर कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि जो स्टेट आर्टिकल 12 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में, जिनके जो अगर एनक्रोच करती है तो ही फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है, तो वो मोस्टली गवर्नमेंट ही है ना, वो गवर्नमेंट ही है। तो अब जैसे कि हमने पॉइंट 1 और 2 पढ़ा, तो उसमें तो साफ दिख गया कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, स्टेट पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है ना, और लोकल अथॉरिटीज हैं, वो भी डेफिनेशन से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि सारी की सारी गवर्नमेंट ही एंटिटीज हैं। बट अदर अथॉरिटीज की जब बात आती है, तो और हमें एक पॉइंट और क्लियर है कि ये इसलिए हमारे फोर फादर्स ने रखी थी कि एनफोर्सेबल अगेंस्ट पब्लिक एंटिटीज होंगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वाइड पावर है। तो अब अगर सोचो कि कोई एंटिटी ऐसी है जो कि कोई फंक्शन तो बहुत ही पब्लिक प्ले कर रही है, बट वो है प्राइवेट एंटिटी। अब इस केस में क्या होना चाहिए? क्योंकि अब वो पब्लिक फंक्शन प्ले कर रही है तो उसके पास पावर बहुत है ना। तो अब ऐसा कोई केस आया होगा तो क्या हुआ होगा? और यहाँ पर हमने एक ऑप्शन खुला दे ही दिया था, अदर अथॉरिटीज का, जो कि हमारे फोर फादर्स को पता होगा कि कोई ऐसा न्यूसेंस होने वाला है कि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो बहुत ही पब्लिक नेचर में के गेम में आ जाएंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है या और भी किसी प्रकार की एग्जांपल है, तो इसमें प्राइवेट एंटिटीज भी होती हैं। तो ये हमारे फोर फादर्स को पता रहा होगा कि ऐसी ना कोई एंटिटी आएगी जिसके किसी उद्योगपति के पास बहुत पैसा होगा और वो इसमें घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन अब वो क्योंकि प्राइवेट है तो एनफोर्सेबल तो नहीं होगी फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसी केसेस में क्या किया जाएगा? तो ऐसी केसेस में हमने अपनी जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन की पावर थी, तो उसने कुछ टेस्ट लगाए। तो हम कुछ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं जहां पर अदर अथॉरिटीज जो कि देखने में तो प्राइवेट थी, लेकिन वो फंक्शंस कुछ पब्लिक नेचर के कर रही थी, तो उनको एम्बिट से बाहर नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उनको भी अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में डाला गया, उनके नेचर को देखते हुए। और वो उसकी डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहे वो हम इंटरप्रिटेशन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन थोड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन है, जो कि हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई वाले केस में 1954 में, जिसमें कोर्ट ने इजस डैम जेनरिस वाला रूल अप्लाई किया। अब ये इजस डैम जेनरिस क्या होता है? इसका मतलब होता है द थिंग विच फॉल्स इन द सेम कैटेगरी, ठीक है, जो चीजें सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो ये बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन था, इसको हम समझते हैं कि जैसे कि अगर कोई लॉ बनाया गया कि कोई भी इंसान वाइल्ड एनिमल्स को जू रोड पर लेकर नहीं चलेगा। अब वाइल्ड एनिमल्स में उसमें लिख दिया गया कि वाइल्ड एनिमल में आपका शेर हो गया, चीता हो गया, एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स लिख दिए गए। तो क्या नाम है, ईजस डैम जेनरिस के हिसाब से तो अब अदर वाइल्ड एनिमल्स की क्या डेफिनेशन होगी? तो सारी चीजें उसी में कवर हो जाएंगी। तो अब सवाल आता है कि क्या एक कुत्ता भी वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आएगा? तो द आंसर इज नो। वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी जब भी देखी जाएगी तो उसमें उस जैसी जो एंटिटीज हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, उनकी क्वालिटीज को देखा जाएगा। तो एक पालतू कुत्ता उसमें फॉल नहीं करेगा।
लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने ये इजस डैम जेनरिस रूल को अप्लाई कर दिया और हेल्ड कर दिया दैट अदर अथॉरिटीज शुड मीन ओनली दोज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवेरेन फंक्शन। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज गवर्नमेंट फंक्शन या सोवेरेन फंक्शन कर रही हैं वही केवल अदर अथॉरिटीज में आएंगी, उसके अलावा कोई भी अदर अथॉरिटी में नहीं आएगी। अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत सी प्राइवेट एंटिटीज को फायदा हो गया, क्योंकि वो उनका फंक्शन पूरी तरीके से तो पब्लिक या फिर पूरी तरीके से तो गवर्नमेंटल नहीं था, ना ही सोवेन फंक्शन था, बट क्योंकि वो पब्लिक फंक्शन था इसलिए उसको लाना जरूरी था। बट इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये क्लियर कर दिया गया था कि गवर्नमेंटल या फिर सोवेन फंक्शन करने वाली एंटिटीज ही इसका पार्ट होंगी अदर अथॉरिटीज का। लेकिन फिर उसके आगे वक्त मूव करता है, चीजें डेवलप होती हैं, क्योंकि लॉ इज नॉट स्टैटिक एंड लीगल थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक। तो फिर केस आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अबव व्यू था, नैरो व्यू था, उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि ईजस डैम जेनरिस वाला रूल था कि सारी एक तरीके की दिखने वाली चीजों को एक ही कैटेगरी में फॉल कर दो। तो इसको हटा दिया और उन्होंने बोला द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी इज नॉट कन्फाइंड टू अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवेरेन फंक्शंस ओनली। सारी जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी वो ही हो जो गवर्नमेंट या सोवेरेन फंक्शंस कर रही हो। इट इंक्लूड्स ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ। किसी और लॉ के तहत भी अगर कोई एंटिटी बन रही है, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बनी होनी चाहिए। किसी और स्टैट्यूट के थ्रू अगर कोई अथॉरिटी बन रही है जो कि फंक्शन प्ले कर रही है, पब्लिक फंक्शन प्ले कर रही है, तो उसको भी अदर अथॉरिटीज में रखा जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान था, है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी उसमें कवर कर लिया गया था, दूसरी इंटरप्रिटेशन कर दी गई थी। तीसरा केस आया, फिर इसमें और डेवलपमेंट हुआ, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम वाले केस में, जिसमें पब्लिक कॉर्पोरेशंस लाइक ओएनजीसी, एलआईसी एंड आईएफसी वर हेल्ड स्टेट। ठीक है, क्यों? इफ द फंक्शन ऑफ अ बॉडी आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन इट शुड बी कंसीडर्ड। क्योंकि जब भी कोई अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी कोई पब्लिक फंक्शन प्ले करेगी तो वो बहुत सी पावर एक्सरसाइज करेगी। अब वो पावर उसको किसी लॉ के थ्रू मिली होगी या किसी भी चीज के थ्रू मिली होगी। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई फंक्शन होगा, जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, या एलआईसी है, जो कि एक पब्लिक नेचर का, पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन प्ले कर रही है, गैस देना एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है। तो इस ऐसे केसेस में इनको भी अथॉरिटी अंडर स्टेट माना जाएगा। दो दे आर, जो पहले प्राइवेट एंटिटीज थी लेकिन उनका फंक्शन इतना पब्लिक नेचर का था, और जाहिर सी बात है उसमें गवर्नमेंट फंडिंग भी थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट फंडिंग के ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। तो उनका नेचर इतना ही, इस एजेंसी का या फिर इंस्टीट्यूशंस का इतना गवर्नमेंटल या पब्लिक नेचर का था कि उनको भी स्टेट की कैटेगरी में डाला गया। और अब उनके ऊपर भी अगर वो किसी प्रकार का पब्लिक में फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट करती हैं तो उनके ऊपर भी आर्टिकल 33 के खिलाफ के तहत उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है ना। तो अब इसी को और ज्यादा इंटरप्रेट किया गया, हम आगे केसेस देखते हैं। नाउ अनदर केस इज देयर जिसमें कि पूरा का पूरा टेस्ट दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के हिसाब नाम से भी जानते हैं। इसमें फंक्शनल और स्ट्रक्चरल टेस्ट लगाए गए स्टेट को आइडेंटिफाई करने की, कि उसका फंक्शन कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये टेस्ट कुछ लेट डाउन किए गए, दैट इज स्टेट फंडिंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके लिए स्टेट की फंडिंग एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की फंडिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही हो। एक तो ये टेस्ट देखा जाएगा। डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट देखा जाएगा, कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, ऑलो दो की बॉडी प्राइवेट है लेकिन फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, कंट्रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंटल कैरेक्टर ऑफ द फंक्शन है, फंक्शन जो है वो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ही प्ले कर सकती है। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या है भाई, जैसे कि रेलवे हो गई वैसे एयरपोर्ट हो गया, है ना। तो यातायात का एक साधन है, तो अब उसमें बिना स्टेट फंडिंग के तो काम नहीं कर सकता, बिना डीप परसुएसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट के काम नहीं चल सकता। बहुत सी चीजें हैं, लैंड है, एयरपोर्ट की है, और भी लैंड देना है उनको, ट्रायल के लिए चीजें देनी है, जमीनें देनी है, जगहें देनी है, एयर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से, और पैसा चाहिए, बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि एक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो इस तरीके की चीजें देखी जाएंगी कि स्टेट फंडिंग है, डीप परसुएसिव कंट्रोल है स्टेट का, गवर्नमेंटल कैरेक्टर का नेचर है उसका फंक्शन का,
बॉडी परफॉर्म फंक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ट्रांसफर्ड फंक्शन है, क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट है ना, क्या वो हवाई यातायात हो या जमीनी यातायात हो, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी कंट्री में। फिर मोनोपोली स्टेटस है, उसको स्टेट ने मोनोपोली स्टेटस दिया है कि आप ही प्लेन बनाओगे या आप ही चीजें करोगे, है ना, या आपके पास ही अथॉरिटी है पावर देने की कि अब कौन प्लेन की एयरपोर्ट की एजेंसी एयरपोर्ट खोल सकता है ना। तो इस तरीके की पावर जो कि एक मोनोपोली स्टेटस प्रोवाइड कर रही है और जो कि आपको गवर्नमेंट ने दी है। तो जब अ, कोई प्राइवेट एंटिटी को गवर्नमेंट इतनी फंडिंग भी दे रही है, कंट्रोल भी कर रही है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के टाइप का ही डिपार्टमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, तो ऐसे में वो भी स्टेट की ही अंदर आएगा, है ना, स्टेट के अंदर ही वो आएगा और उसको स्टेट ही माना जाएगा। और वो भी फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई इन्फोर्समेंट करता है तो एनफोर्सेबल है। जो इंडिविजुअल है वो आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 में उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। तो एक वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन देने की बात करी गई। मेजरली ये चीज देखी जाए तो पावर पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा पावर किसी एंटिटी के पास होगी वो उसके उतने ही चांसेस होंगे कि वो स्टेट के अंडर आएगा। और स्टेट के अंडर जब आएगा तो फंडामेंटल राइट्स उसको एनफोर्स करना होगा। सो आगे देखते हैं। सो सेम केस एज दी अबव, अजय हाशिया वाले में भी टेस्ट कुछ लेट डाउन किए गए, जिसमें क्या था कि एंटायर शेयर ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मोनोपोली स्टेटस होना चाहिए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है, देयर इज अ डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ है, तो ऑलमोस्ट सेम चीजें थी। तो इसमें सिंपली ये कहने की कोशिश की गई है कि अगर कोई प्राइवेट एंटिटी ये कोशिश करती है कि कान किसको दूसरी तरफ से पकड़ ले और बच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर उसमें इंपॉर्टेंट मोनोपोली है, मोनोपोली स्टेटस स्टेट ने उसको दिया है, गवर्नमेंट का शेयर वो होल्ड कर रही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, परसुएसिव कंट्रोल है, और कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो स्टेट ही माना जाएगा। कोई प्राइवेट एंटिटी ये झोला नहीं पहन सकती कि हम प्राइवेट एंटिटी हैं और स्टेट होने से बच जाए, क्योंकि जब भी किसी को बहुत ज्यादा पावर स्टेट देगा तो वो स्टेट की कैटेगरी में ही आएगी, क्योंकि वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है। और इसमें एक चीज और हेल्ड करी गई, दैट टेस्ट इज नॉट हाउ अ juristic person is created but why it is created and what functions it perform। जरूरी नहीं है कि ये इस juristic person को या जो भी एंटिटी है या कॉर्पोरेशन है इसको बनाया कैसे गया है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाया है, बट जो चीज हम चेक करेंगे कि इसको बनाया क्यों गया है और ये किस प्रकार का फंक्शन प्ले कर रही है। क्या ये पब्लिक फंक्शन प्ले कर रही है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है, तो यस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, और सारी की सारी फंडामेंटल राइट इसको माननी होंगी। अगर ये उसको एनक्रोच करती है तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। लास्ट केस वॉज प्रदीप कुमार विश्वास टेस्ट, इसमें सेम वही बात करी गई, सारे टेस्ट जो पुराने थे उनको एक जगह कर दिया गया, है ना। और ये स्टेट इज फाइनेंशियली फंक्शनली एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सच कंट्रोल इज पर्टिकुलर एंड परवेसिव। पूरी तरीके से अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो एक एंटिटी स्टेट में आएगी, अदर अथॉरिटीज के अंदर आएगी और उसके ऊपर सारी फंडामेंटल राइट्स लागू होंगी। अगर वो एनक्रोच करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। आगे एक लिस्ट है अदर अथॉरिटीज को जिसको स्टेट हेल्ड किया गया है, और एक लिस्ट है जिसको हेल्ड नहीं किया गया है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उससे भी कई सारे सवाल आए हैं। ये सारे के सारे केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर अथॉरिटीज हेल्ड टू बी स्टेट। तो ये सारे के सारे केस लॉज आप एक बार नोट डाउन कर लो, है ना। जैसे कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला तो मैंने बता ही दिया था, और ओएनजीसी वाला सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला ये है आर डी शेट्टी वर्सेस इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफसीआई में वर्कमैन ऑफ एफसीआई वाले केस में इसको भी स्टेट हेल्ड कर दिया गया है अदर अथॉरिटीज में। सम मोर अथॉरिटीज आर आल्सो मेंशन्ड हियर, जैसे कि सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, सोसाइटीज रजिस्टर्ड है, बीएससी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, आईसीएआर है। तो ये सारी की सारी आप एक बार इनको नोट डाउन कर लो। सो इन अथॉरिटीज को स्टेट नहीं माना गया,
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके केसेस भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो क्योंकि एक एक पूछ लेते हैं हर साल में। इस कभी बीसीसीआई पूछ लेंगे, कभी एनसीईआरटी पूछ लेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लो, पता होना चाहिए। अब इनको स्टेट क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये बोला जाता है कि डीप और परसुएसिव कंट्रोल जो गवर्नमेंट का नहीं है ना, प्राइवेटली फंडेड है, इंटरनेशनल एंटिटीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ठीक है। तो इनकी में जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट नहीं करती है, और जो फंडिंग है वो सारी की सारी प्राइवेट फंडिंग है, तो इसलिए इनको अथॉरिटी नहीं माना जा सकता, ठीक है। बट जरूरी नहीं है जो कि अथॉरिटी ना हो तो उसके अलावा हमारे पास वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की परव्यू से बाहर होती है, दो वी हैव स्टैट्यूट या लॉ जिनसे वो गवर्न होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्राइवेट एंटिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी कर सकती। हाँ, बहुत सी चीजों में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, और उसको मैनेज करने की जो भी पॉलिसी है वो बना सकती है, ठीक है। वो बिल्कुल ही जैसे अब ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं बना सकता ना अनटचेबिलिटी वाली, है ना। बट फिर भी कुछ लॉ होते हैं उसको बनाने के लिए भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है या फिर, तो इस तरीके के लॉज होते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई जुडिशरी तो सबको डिसाइड कर रही है कि कौन सी अथॉरिटी है कौन अथॉरिटी नहीं है, तो जुडिशरी क्या एक अथॉरिटी है या नहीं है? क्या वो बाउंड है अपने डिसीजन से? क्या वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है? तो इसमें कई सारे केस लॉज हैं, तो तीनों को हम पढ़ लेते हैं, जो कि इजी केस लॉज हैं। नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस है, जिसमें हेल्ड किया गया डिड नॉट डिसिसिवली आंसर द क्वेश्चन। इसने बहुत ही ज्यादा डिसाइसिवली इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है। बट जुडिशियल ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। ये तो एक मोटी मोटी हमारी थिंकिंग है, ठीक है। फिर ए आर अनसुल्ले वर्सेस आर एस नायक वाला केस, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तीनों के तीनों लैंडमार्क जजमेंट है, तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए। इसमें हेल्ड करा गया दैट कोर्ट कैन नॉट पास ऑर्डर दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, विच implies दैट कोर्ट इज ऑल्सो बाउंड बाय फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट भी बाउंड है ना, फंडामेंटल राइट से बाउंड है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, ठीक है। बट फाइनली क्लैरिफिकेशन आया रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम वाले केस में, जिसमें ये बोला गया क्लियरली दैट स्टेट इज जुडिशरी इज नॉट स्टेट व्हेन एक्टिंग इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी। यानी कि जब वो कोई डिसीजन दे रही है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, फाइनल अथॉरिटी है। तो जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शन प्ले कर रही है जुडिशियल कैपेसिटी में, तो वो स्टेट नहीं है। बट जब वो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर रही है, जैसे कि अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर या सर्विस मैटर से रिलेटेड मैटर्स को डील कर रही है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन नहीं है, तो उस केस में जुडिशरी इज ऑल्सो अ स्टेट, और उसमें रिट जुरिस्डिक्शन डाली जा सकती है। मतलब अपॉइंटमेंट को लेके या ट्रांसफर को लेके या ऐसे किसी भी मैटर को लेके जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है विद इन द जुडिशरी, तो तब जुडिशरी स्टेट है और तब रिट जुरिस्डिक्शन की जा सकती है, रिट डाली जा सकती है। बट जब वो कोई डिसीजन दे रही है, कोई ऑर्डर दे रही है, तो उसके अगेंस्ट कोई रिट जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती। अमूमन वो ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हुआ भी पास नहीं कर सकती, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट कोई रिट भी नहीं डाली जा सकती। तो जुडिशरी का फंक्शन करते हुए, जुडिशियल डिसीजन देते हुए, क्योंकि वो सुपीरियर बॉडी और उसकी कही हुई बात एंड है, तो वो उस टाइम पर स्टेट की परव्यू में नहीं आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के टाइम पर आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ये तीनों केस जो है वो utmost important है with so now we will be covering the PYQs from article 12 in this video only, and you know the drill that first just pause the video and try to answer। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आपको आंसर मिलेंगे दैट आई विल बी रीडिंग। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दे दिए होंगे। So now we will be taking the question from this slide. That first question is fundamental rights are contained in which part of the Constitution of India? And the answer is D, that is from Article 12 to 35. They are included in the Constitution of India. Next question, the fundamental rights of the Indian Constitution are included in which of the following part? ठीक है, तो कई सारे पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें से पार्ट 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many types of fundamental rights are provided by the Constitution of India? So इस वीडियो में आप देखेंगे पूरी की पूरी लिस्ट जो कि हमने दे रखी है, एक्सप्लेन भी कर रखी है। तो 6 तरीके की होती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन इज डज अ फॉरेन सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो यस, ही हैज सम फंडामेंटल राइट्स, जो हम डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे पास एक आर्टिकल है
आर्टिकल 359 जो ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सिटीजन के अलावा हर इंसान के पास है, ह्यूमन बीइंग के पास है, वेदर ही इज सिटीजन वेदर ही इज फॉरेनर. सो विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, आई होप आपने सही आंसर टिक कर दिए होंगे. द क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट. बहुत सरल क्वेश्चन था. आर्टिकल 12 जो कि पूरा हमने ये डिस्कस ही किया है. व्हेन वाज मैग्ना कार्टा ग्रांटेड इन इंग्लैंड. ये मैंने आपसे से स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको इनके डेट्स याद रखने हैं. मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाली है. तो इसका आंसर है डी, 1215. तीसरा क्वेश्चन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनैम्यूरेटेड. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. द अमेरिकन डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दो. No person can waive his fundamental rights under the Indian Constitution as they are sacrosanct and no individual can tinker with them. तो हमारे यहाँ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है. फंडामेंटल राइट्स कोई भी इंडिविजुअल वेव ऑफ नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इसका आंसर है बी. ये हमने एक्सप्लेनेटरी पार्ट में नहीं था तो ये पीवाईक्यूज में कवर हो गया. सो विद दिस वी विल टेक नेक्स्ट सेट. So the definition of state under Article 12 of the Constitution applies to. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये स्टार मार्क कर लेना. एंड द आंसर इज इट अप्लाइज टू बोथ आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. तो उसमें जो स्टेट मेंशन है वो भी यही स्टेट है जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दे रखी है. तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो. Which among the following is not a relevant factor to decide whether an agency or instrumentality should be treated as state under Article 12 of the Constitution of India? Deep and persuasive control है, monopoly status है, functions public importance है. तो ये हमने deep में पढ़ रखे हैं पहले ही. And the answer is D, profit earning उसमें included नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12. तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव मैंने दे रखी है और इसमें आपका आंसर है नेशनल बुक ट्रस्ट. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट. फिर से ये पूछा गया है. ये लिस्ट मैंने इसीलिए वहां पर दी है और केस लॉस के नाम भी दिए हैं. वो लिस्ट आपके लिए रटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना. एंड रिवीजन इज द की टू रिमेम्बरेंस. ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपनी पिछली सीरीज में, कई बार रीट्रेट की है मैंने ये बात. एंड इसमें आंसर है एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप क्लियर हो गया. तो हम आगे बढ़ते हैं. So the question is which of the following is not covered under state. तो D, a deity is not covered. Central government, state government, University of Patna तीनों state हैं. Under which article is the definition of state is given. तो ये repeat question है, आर्टिकल 12 में है. ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता हुआ आ रहा है. ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं, डिफरेंट ईयर में रिपीट है. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नोन एज द फंडामेंटल राइट केस. तो केशवानंदा भारती केस को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट केस, क्योंकि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब केशवानंदा भारती को पढ़ेंगे. प्रियम्बल भी इसी से पार्ट बनाया गया था और भी कई सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड थी. पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए इकोनॉमिक राइट, है ना. पॉलिटिकल सोशल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, एजुकेशनल राइट है, लेकिन इकोनॉमिक राइट जो है वो बेसिकली मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में. सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. So, which of the following is a state for the purpose of Article 12? And the answer is C, Indian Oil Corporation. NCERT नहीं है, ICPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज भी नहीं है और हाई कोर्ट भी नहीं है. जुडिशरी की बात है लेकिन वो हम बात को देखेंगे, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए. The seven judges bench of Supreme Court of India in Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology overruled its judgment in the case of A. ये है साहबजीत तिवारी. इस केस को ओवर रूल किया गया. और बाकी हमने पता है कि आर डी शेट्टी यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी केस, अजय हासिया वाला केस, ये सारे केसेस जो है वो इसमें थे, है ना. उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करा गया और इसकी लिस्ट की जो टेस्ट है वो थोड़े से बढ़ाए गए हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है. तो ये तो एग्जॉस्टिव लिस्ट में से है, ये तो आपको रिमेंबर करने वाली चीज है, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर आपको ये क्वेश्चन आपका पक्का करना है.
A corporation is state for the purpose of enforcement of fundamental right. It is an agency or instrumentality of government. तो इसका ऑप्शन है बी. So this is the last question. In which case, for the first time, the Supreme Court laid down certain principles to decide whether when a corporation can be said to be an instrumentality of the state, and the answer is A. R.D. Shetty versus Indian Airport Authority. ईयर के साथ हमने केस दे रखे हैं. इसके बाद अजय हाशिया है, उसके बाद प्रदीप विश्वास है. So with this, I am going to wrap up this video. हमारे आर्टिकल 12 कंप्लीट हो चुका है. I hope ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पे कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें. विद दिस बीइंग सेड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. I hope you all are getting benefits from our videos, and if you are getting benefits, kindly like the videos, show your excitement for this insightful video, comment and tell us what you want covered next. Subscribe and hit the bell icon so that you get the notification for new updates. Join our community and actively participate. Let's learn and grow together.